हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज का लेक्चर बेसिकली बेस्ड रहेगा वाइटल साइन पे। तो वाइटल साइन, लेट्स स्टार्ट। तो वाइटल साइन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो वाइटल साइन को हम लोग नाम नाम से जानते हैं, दैट इज़ कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। ओके, वाइटल पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। वाइटल साइन में क्या क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो वाइटल साइन जो होता है वो हमारा बेसिकली रहता है टेम्परेचर पे, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, और जो पेन है वो हमारा जनरली अब देखा जाता है फिफ्थ वाइटल साइन, है ना। और इमरजेंसी में अगर अगर इमरजेंसी है हमारा, तो इमरजेंसी में हम लोग जनरली ये देखते हैं कि परसेंटेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ O2 कितना है। ये हमारा जनरली इमरजेंसी में फिफ्थ हमारा वाइटल साइन रहता है, ठीक है। और इमरजेंसी केस में हम लोग टेम्परेचर को सबसे लास्ट में नापते हैं, देखेंगे आगे हम लोग। तो सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन, अगर हमको वाइटल साइन लेना है, ठीक है, तो वाइटल साइन जब हम लोग लेते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है। बेसिकली अगर न्यू बॉर्न के केस में देखा जाए तो ये रहता है हमारा RPT BP, यानी सबसे पहले होगा हमारा रेस्पिरेशन, उसके बाद रहेगा पल्स, उसके बाद टेम्परेचर, और लास्ट में रहता है हमारा BP। और एडल्ट या फिर चिल्ड्रन के केस में जनरली हमारा रहता है TPR BP, यानी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP। इमरजेंसी की कंडीशन में सबसे पहले में लोग पल्स लेते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन रहते हैं, BP लेते हैं, और लास्ट में एज ऑलरेडी सेड टेम्परेचर लेते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली अब हम लोग देख लेते हैं। तो टेम्परेचर जो है ये क्या है? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय आवर बॉडी। तो जितना डिग्री हमारा बॉडी का मेंटेन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। और ये रेगुलेट कौन करता है टेम्परेचर को? तो टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, डेट इज़ एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है वो हमारा हीट लॉस को क्या करता है? कवर करता है। यानी हीट लॉस किस किस मेथड से हमारे बॉडी के अंदर होगा वो जो रेगुलेट किया जाता है वो रेगुलेट किया जाता है एंटीरियर पार्ट से, यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर पार्ट जो रहेगा वो हमारा वो कंट्रोल करेगा हीट प्रोडक्शन को। तो हीट प्रोडक्शन में जनरली हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा। तो हीट प्रोडक्शन में CHO आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो CHO यानी कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम, है ना। फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है, और प्रोटीन से कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है। अब तो टेम्परेचर जो है हमारा वो दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट जो है हमारा वो कोर टेम्परेचर रहता है, और दूसरा हमारा सरफेस टेम्परेचर रहता है। तो कोर टेम्परेचर क्या होता है? इनसाइड द बॉडी, यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हम लोग कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली कांस्टेंट रहता है और रिलायबल और एक्यूरेट रहता है। कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं? तो ये ओरल, टिम्पैनिक और नेजोफेरिंक्स। सरफेस टेम्परेचर क्या रहता है? ये टेम्परेचर क्लोजर टू द स्किन, यानी स्किन के पास, यानी स्किन के आसपास जो हमारा टेम्परेचर रहता है वही होता है हमारा सरफेस टेम्परेचर। और इसमें लोअर देन कोर बॉडी टेम्परेचर, यानी हमेशा लो रहेगा, ठीक है। और राइज और फॉल करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ओके। इसका साइड क्या करेगा? तो एक्जिलर रहता है, आर्मपिट रहता है और फोरहेड रहता है। नेक्स्ट, अब SDA ये जनरली क्वेश्चन ये टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं या फिर एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं। तो SDA क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो SDA क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर एवव मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फूड और यूज़ ऑफ स्टोरेज, ठीक है, यूज एंड स्टोरेज। और एक डिफिनेशन देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन फूड प्रोसेसिंग
फॉर यूजेज एंड स्टोरेज, यानी फूड प्रोसेसिंग में, यानी फूड को पचाने में जितना हमारा एनर्जी लग रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग यूज करने के लिए जितना एनर्जी बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। एग्जांपल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड के हमारे एसडीए क्या क्या है। तो काप्स 5%, यानी काप्स का कितना रहेगा 5%, यानी कार्बोहाइड्रेट का एसडीए कितना होता है 5%। फैट या लिपिड का कितना होता है 15%। प्रोटीन का कितना होता है 30%। और मिक्स्ड डाइट होगा यहाँ पे, तो मिक्स्ड डाइट का कितना होता है 12%। तो कहने का मतलब क्या है, एसडीए से ये आप लोग समझेंगे कि ये मान लीजिए हम प्रोटीन खाए, तो प्रोटीन को खाने और पचाने में और उसके बाद जो एनर्जी बचता है वो कितना मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हमको जो एनर्जी लगता है पचाने में वो किस में लगता है, प्रोटीन में, डेट इज़ 30%, ठीक है। और सबसे कम हमको पचाने में कौन सा लगता है, काप्स, यानी 5%। तो हाईएस्ट पूछा है, लोवेस्ट पूछा है, ये जितने में मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो पूछे हुए क्वेश्चन है। काप्स का एसडीए कितना होता है, प्रोटीन का एसडीए कितना होता है और मिक्स डाइट का कितना होता है, ठीक है। अब एक ऑर्डर आता है ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर में कि एक्सिलरी, ओरल और रेक्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म AOR, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो एक्सिलरी, ओरल और रेक्टम, ठीक है। तो एक्सिलरी 36.5 होता है, ओरल 37 होता है और रेक्टम 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर इफ़ अ क्लाइंट ड्रंक कोल्ड और हॉट या स्मोकिंग, देन वेट फॉर 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड इन केस ऑफ एक्सरसाइज वेट फॉर 1 आवर। अगर कोई पेशेंट है आपके पास आया है, मान लीजिए चाय पी के या फिर कोल्ड ड्रिंक पी के, तो उस पेशेंट को हम लोग जनरली क्या करेंगे, वेट करने बोलेंगे 20 to 30 मिनट्स फॉर टेम्परेचर टेकिंग, यानी टेम्परेचर लेने से पहले, ठीक है। और अगर एक्सरसाइज करके आया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आप वेट करिए 1 आवर के लिए। देखते हैं रेक्टल टेम्परेचर जो रहेगा वो 0.5 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है किससे, ओरल से, ठीक है। और रेक्टल टेम्परेचर जो रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहेगा ओरल टेम्परेचर से, ठीक है। और ओरल टेम्परेचर 0.5 डिग्री या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है एक्सिलरी से, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, ओके। माइल्ड हाइपोथर्मिया कितना होता है 36.4 to 36 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नॉर्सेट में, PYQ है, ओके। मॉडरेट हाइपोथर्मिया कितना होता है 35.9 to 32 डिग्री सेल्सियस। और सीवियर हाइपोथर्मिया कितना होता है लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखते हैं रेक्टल टेम्परेचर के बारे में। तो रेक्टल टेम्परेचर में बेसिकली हम लोग कितना इंसर्ट करते हैं, तो एडल्ट्स में इंसर्ट करते हैं हम लोग 1.5 इंच यानी 1.5 इंच, और चिल्ड्रन में 1 इंच और न्यूबॉर्न में 0.5 इंचेस। और रेक्टल टेम्परेचर जो है हमारा वो मोस्ट रिलायबल होता है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेस देन 6 ईयर। अगर जिस भी बच्चे का लेस देन 6 ईयर एज है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर उस बच्चे का ले सकते हैं। और रेक्टल टेम्परेचर किस पोजीशन में लिया जाता है, ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिम्स लैटरल पोजीशन में और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में हम लोग रेक्टल टेम्परेचर को लेते हैं। अब आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कोर बॉडी। तो इसमें टिम्पैनिक टेम्परेचर में कितने देर के लिए लेते हैं, तो 2 to 3 सेकेंड्स में हमारा रीडिंग आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है ईयर का पिन्ना पोजीशन क्या है, ठीक है। ईयर का पिन्ना पोजीशन क्या रहता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर एज उसका उस बच्चे का 3 ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में डाउनवर्ड और बैकवर्ड लेंगे, ठीक है। और एज अगर लेस देन 3 ईयर है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड लेते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं थर्मोमीटर के बारे में। तो थर्मोमीटर का रेंज बेसिकली क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, तो 94
से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, और सेल्सियस में बात की जाए तो 35 टू 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेंज हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में जनरली। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या फिर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो रेंज एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर का कितना रहता है, 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सेल्सियस में अगर बात की जाए तो 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और एक जिपमर में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि टेम्परेचर का थर्मोमीटर का जो है वो खोज किसने किया था, तो थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर को डिसइंफेक्ट करने के लिए किन किन सॉल्यूशंस का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो और किस किस रेशियो में यूज़ करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिटॉल। तो डिटॉल का पोर्शन कितना रहेगा, रेशियो कितना रहेगा, 1:40, यानी एक ढक्कन में 40 ढक्कन पानी, यानी इधर जो है डिटॉल का रेशियो है और इधर वाला जो है ये हमारा वाटर का रेशियो। और इसको डिप करके कितना देर रखना है, तो 5 मिनट्स के लिए। सैवलॉन में 1:20 का रेशियो रहेगा, इसको भी कितने देर के लिए रखेंगे, तो फिर 5 मिनट्स के लिए रखते हैं। और स्प्रिट जो रहेगा इसका कंसनट्रेशन कितना रहेगा, 70%, और इसको हम लोग कितना देर के लिए रखते हैं, तो 15 से 20 सेकेंड के लिए रखते हैं। अब हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला देख लेते हैं। तो अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, F-32 इंटू 5/9, है ना। अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग सबसे पहले माइनस करेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/9। ओके, अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये था हमारा कुछ कन्वर्जन मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि थर्मोमीटर को कैसे साफ़ करते हैं। तो अगर बिफोर टेकिंग, इसमें दो इंस्टेंट आते हैं, एक होता है बिफोर और दूसरा होता है आफ्टर। तो BBS हमेशा याद रखना है। बिफोर अगर टेम्परेचर टेकिंग लेंगे तो उसको हम लोग साफ़ करते हैं बल्ब टू स्टेम, अगर BBS से बल्ब टू स्टेम बिफोर, और अगर आफ्टर करना है तो ASB यानी आफ्टर स्टेम टू बल्ब, है ना। अब पायरेक्सिया के भी क्लासिफिकेशन है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो पायरेक्सिया क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हमारा नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो हम लोग का पायरेक्सिया हो जाएगा। ओके, तो पायरेक्सिया में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आता है हमारा क्या, लो पायरेक्सिया और माइल्ड पायरेक्सिया। माइल्ड पायरेक्सिया का रेंज कितना रहता है, 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, मॉडरेट पायरेक्सिया इसमें कितना होगा, 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई पायरेक्सिया में कितना होगा, 103 से 105, और हाइपर पायरेक्सिया कितना होता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब आता है दो टर्म, डेट इज क्राइसिस और लाइसिस। क्राइसिस क्या होता है, रैपिड रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा रैपिड हो रहा है, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस था और तुरंत आ गया 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारा हो गया क्राइसिस। ठीक है, अब लाइसिस क्या होता है, टेम्परेचर रिटर्न इन जिगजैग मैनर। जिगजैग का मतलब इसका कोई और छोर नहीं होगा, ठीक है, कभी भी कैसे भी। तो यानी मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद आया 38 पे, फिर भाग गया 41 पे, फिर आया 37 पे। तो इस टाइप से अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसिस। अब क्राइसिस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू क्राइसिस होता है और एक फॉल्स क्राइसिस होता है। तो ट्रू क्राइसिस में हेल्थ जो हमारा वो इम्प्रूव होगा, हेल्थ क्या होगा, इम्प्रूव होता है, और फॉल्स क्राइसिस में हेल्थ इम्प्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस, अगर हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू क्राइसिस।
अब हीट स्ट्रोक क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर 1 डिग्री हमारा फ़ारेनहाइट या फिर 0.5 डिग्री 0.6 डिग्री सेल्सियस से हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ओके, तो उस केस में क्या क्या होता है। तो पल्स हमारा कितना रेट से बढ़ता है, डेट इज़ 7 से 10 बीट पर मिनट। अगर 10 ऑप्शन है तो जनरली ये एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। तो पल्स हमारा 7 से 10 बीट पर मिनट के हिसाब से बढ़ता है। रेस्पिरेशन में 4 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से बढ़ता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 7% से इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ फीवर देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फीवर में सबसे पहला हमारा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। तो जनरली क्या होता है, हमारा इवनिंग में टेम्परेचर नॉर्मल इंसान का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। ओके, रेमिटेंट फीवर क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन अगर 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में तो इसको बोलेंगे रिमिटेंट। कंटिन्यूअस में 1 डिग्री से कम, रिमिटेंट में 1 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। और इंटरमिटेंट में बॉडी टेम्परेचर रिटर्न कर जाएगा नॉर्मल पे एट रेगुलर इंटरवल, जैसे 8 घंटे में आ जाए वापस या फिर 4 घंटे में फिर से आ जाए वापस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट। उसके बाद स्टेप लैडर। स्टेप लैडर में क्या होता है कि एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, ठीक है। यह जनरली देखा जाता है हमारा टाइफॉइड में, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स। इन्वर्स में क्या रहेगा, मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। नॉर्मल में क्या रहता है, इवनिंग में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। और नेक्स्ट हमारा हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, अगर हमारा जो यहाँ पे क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर में थ्रू आउट द डे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्टिक या फिर स्विंगिंग फीवर। जो वाइटल साइन है यानी पैरामीटर है हमारा पल्स, इसको हम लोग हार्ट रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो हार्ट रेट में जो हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट एक एडल्ट का रहता है वो कितना रहता है 60 to 100 बीट पर मिनट, और न्यूबॉर्न का कितना रहता है डेट इज़ 120 to 160 बीट पर मिनट, ठीक है। ये 3 हमारा जो फिंगर है इसका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली पल्स को नापने में। ओके, थंब को यूज़ नहीं करते हैं। थंब को बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थंब का एक अपना ही पल्सेशन होता है, ठीक है। थल का एक अपना पल्स होता है। स्टडी ऑफ पल्स को हम लोग स्फिग्मोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पल्स डिफिसिट क्या होता है, तो अगर हमारा एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में जनरली अगर डिफरेंस आता है, यानी पल्स डिफिसिट क्या हो जाएगा, एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, ठीक है। एपिकल पल्स को हम लोग जनरली हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा भी देखते हैं, ठीक है। और +2 जो ग्रेड रहता है पल्स का वो हम जनरली हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं। तो +2 ग्रेड पल्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल पल्स, ठीक है। अब ग्रेडिंग ऑफ पल्स देख लेते हैं। तो ग्रेडिंग ऑफ पल्स में 0 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एब्सेंट पल्स, है ना। 0 है तो उसको हम लोग 0 सॉरी अगर एब्सेंट पल्स है तो उसको हम लोग 0 ग्रेडिंग देते हैं। +1 किसको देते हैं, वीक और 3D पल्स को देते हैं। +2 हमारा नॉर्मल पल्स होता है और +3 बाउंडिंग पल्स को हम लोग देखते हैं। ब्रेडिकार्डिया क्या है, अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और टेकिकार्डिया अगर कब हो जाएगा, जब 120 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं टेकिकार्डिया। अब पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देख लेते हैं हम लोग। तो चेस्ट वॉल मूव्स इन, ये ध्यान देने वाली बात है। चेस्ट वॉल जब हमारा मूव इन करेगा इंस्पिरेशन में, जनरली क्या होता है कि इंस्पिरेशन में चेस्ट वॉल जो है इंक्रीज होता है, डायमीटर इसका क्या होता है बढ़ता है। लेकिन अगर चेस्ट वॉल इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी अंदर आएगा, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, बाहर जाता है, ठीक है। ये जनरली देखने को मिलता है हमारा फ्लेल चेस्ट में। किस में देखने को मिलेगा, फ्लेल चेस्ट में जनरली देखने को मिलता है। ओके, और एक टर्म है डेट इज पैराडॉक्सिकल पल्स, ये देख लेते हैं। इसको हम लोग
पल्सस पैराडॉक्सस के नाम से भी जानते हैं। पल्सस पैराडॉक्सस ये क्या होता है? एक्सएग्रीगेटेड फॉल इन पेशेंट बीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बाय ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg। अगर पेशेंट का बीपी जो है वो जनरली 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो रहा है इंस्पिरेशन के समय, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल पल्स। ओके, ये जनरली किस में देखने को मिलता है? तो पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में भी देखने को मिलता है और पेरिकार्डाइटिस में भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं एपिकल पल्स। एपिकल पल्स में क्या होता है? ये हमारा मोस्ट रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है। ओके, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा नापते हैं। तो लोकेशन कहाँ है हमारा एपिकल पल्स का? तो एपिकल पल्स का जो हमारा लोकेशन होता है वो मिट्रल वाल्व होता है और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इन्फेंट और चाइल्ड में जनरली एपिकल पल्स का क्या लोकेशन रहता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हार्ट का जो है ये बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर में इसका हार्ट का 2 पार्ट होता है। जो अपर मोस्ट पार्ट रहता है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं और जो लोवेस्ट पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट में जनरली क्या होता है? हमारा एपेक्स ऑफ हार्ट में हम लोग जनरली कहाँ पे नापते हैं? तो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन के 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं? इन्फेंट का या फिर चाइल्ड का हम लोग एपिकल पल्स मेजर करते हैं। एडल्ट्स में कहाँ करेंगे? तो एडल्ट्स में ये भी कहाँ करेंगे? एपेक्स में ही करते हैं, एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी दोनों में लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे करते हैं। लेकिन चाइल्ड में कहाँ पे करेंगे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, और एडल्ट में कहाँ करते हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। ओके, अब एक स्पेशल केस आता है डेट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम लोग कहाँ करते हैं? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पे लेटरल है, ध्यान देना है। ठीक है, प्रेगनेंसी में लेटरल में करते हैं और बाकी दोनों में लेफ्ट में करते हैं। ओके, पल्स टेकिंग साइट कौन कौन से होते हैं ये जनरली हम देख लेते हैं। तो पल्स टेकिंग साइट कौन कौन होता है? डेट इज रेडियल आर्टरी, एपिकल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, पॉप्लेटियल आर्टरी, डोर्सल पेडियलस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा डेट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इज जनरली रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी ब्रेन का कौन सा ऐसा जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? तो वो है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट यानी ब्रेथ पर मिनट रेट कितना होता है? तो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ओके, इसका यूनिट हो जाएगा ब्रीथ पर मिनट। ओके, न्यूबॉर्न में कितना आता है? 30 to 60, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 40 to 60, बट 40 to 60 इज मोर एक्यूरेट देन 30 to 60। ओके, अब टेकिपनिया किसको बोलते हैं? जब 24 ब्रीथ पर मिनट से अगर ज़्यादा हो जाएगा, 24 नंबर याद रखना, अगर 20 नहीं, यहाँ पे क्या होगा? 24 है। अगर 24 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टेकिपनिया, और अगर लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिपनिया। ओके, कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ऑर्थोपनिया का क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल पेशेंट इज लाइंग ऑन बेड। अगर पेशेंट लेटा हुआ है उस केस में अगर उसको रेस्पिरेटरी में या फिर रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। आप अब देख लेते हैं हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया में क्या होता है? डीप ब्रीदिंग होता है। ठीक है, लंबा लंबा सांस लेगा, गहरा सांस लेगा। हाइपर कैपनिया क्या होता है? जब CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपोएपनिया क्या होगा? सैलो ब्रीदिंग होगा। ठीक है, और हाइपोकैपनिया का क्या मतलब होता है? जब CO2 का अमाउंट घट जाएगा। ठीक है, क्रैकल क्या होता है? क्रैकल देख लेते हैं। तो क्रैकल को हम लोग रेल्स भी बोलते हैं। तो रेल्स और क्रैकल क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्रैकलिंग साउंड का जब कब आएगा? जब क्रैकलिंग साउंड कब आएगा? जब हमारे लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा ना। तो देख लेते हैं, क्रैकलिंग साउंड इन लंग्स फिल्ड बाय फ्लूइड इन स्मॉल एयरवे। अगर स्मॉल एयरवे में हमारा कोई फ्लूइड भर जाता है तो उस केस में क्रैकल साउंड जनरली आता है। विजिंग साउंड क्या होता है? तो विजिंग साउंड क्या है? ब्रीदिंग विथ अ विस्लिंग साउंड या फिर रैटिंग साउंड। अगर विस्लिंग साउंड या फिर रैटिंग साउंड आ रहा है तो इस केस में क्या होगा? विजिंग देखने को मिलता है। विजिंग जनरली किस में देखने को मिलता है?
तो अस्थमा में देखने को मिलता है। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। एस्पेक्सिया क्या है? डिफिकल्टी टू इनिशिएट रेस्पिरेशन ड्यू टू डिफिशियंट सप्लाई ऑफ फ्लूइड। ये जनरली बर्थ एस्पेक्सिया आप लोग सुने होंगे, न्यूबॉर्न डिजीज है, ठीक है। एनोक्सिया के बारे में देख लेते हैं। एनोक्सिया क्या होता है? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन टिश्यू। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोक्सिया बोलते हैं। डिस्निया क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग में हमारा डिफ़िकल्टी हो रहा है तो इसको हम लोग डिस्निया बोलते हैं। हाइपोक्सीमिया क्या होगा? अगर ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ब्लड में कम हो रहा है, ठीक है। ईमिया जनरली अगर आता है तो इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, हम लोग मान के चलेंगे। तो अगर ब्लड की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है ब्लड में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइपोक्सीमिया, ठीक है। एपनिया क्या होता है? ब्रीदिंग जब स्टॉप हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपनिया बोलते हैं, ठीक है। अब काइन स्टॉक्स रेस्पिरेशन में जनरली क्या देखने को मिलता है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? डीपर और फास्टर ब्रीदिंग रहेगा और फॉलोड बाय एपनिया, यानी सांस ले रहा है, धीरे धीरे सांस बढ़ेगा, फिर सांस छोड़ेगा, फिर बीच में क्या हो जाएगा? एपनिया आ जाएगा, फिर सांस लेगा, फिर धीरे धीरे सांस बढ़ेगा, फिर क्या होगा? छोड़ देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा काइन स्टॉक्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है? सैलो ब्रीदिंग प्लस एपनिया होता है, यानी एपनिया काइन स्टॉक्स में भी आ रहा है और बायोट्स में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? बायोट्स में सैलो ब्रीदिंग हो रहा है और इसमें डीपर और फास्टर ब्रीदिंग हो रहा है। और कोसमल में देख लेते हैं तो डीप लेवर ब्रीदिंग, ठीक है। ये जनरली देखने को मिलता है डीके में या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। नॉर्मल ब्रीथ साउंड देख लेते हैं। तो क्रैकल्स में दो तरह के, एक होता है फाइन और एक होता है कोर्स, ठीक है। तो फाइन में क्या होगा? फाइन हाई पिच्ड क्रैकलिंग साउंड, और ये जनरली देखने को मिलता है एंड ऑफ रेस्पिरेशन में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या होता है? नॉट क्लियर्ड बाई कफ, ठीक है। ये कैसा है? हाई पिच साउंड है। फाइन में हाई पिच साउंड होगा और कोर्स में लो पिच साउंड रहेगा, बबलिंग रीगर्गलिंग साउंड रहता है, ठीक है। जैसे गड़गड़ाहट का साउंड इस टाइप का अगर साउंड रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा कोर्स क्रैकल्स, ठीक है। ये जनरली कब देखने को मिलता है? स्टार्ट एट अर्ली इंस्पिरेशन, ठीक है। अर्ली इंस्पिरेशन में जनरली ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और फाइन वाला क्या होता है? एंड ऑफ इंस्पिरेशन में स्टार्ट होता है। ये जब इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगा तभी स्टार्ट होगा, और ये जब इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा तभी स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हीजिंग साउंड में कंटिन्यूस रहता है, हाई पिच साउंड रहता है और म्यूजिकल साउंड रहता है। ये जनरली कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ओके। अब रोंकाई क्या होता है? तो रोंकाई देख लेते हैं। रोंकाई कंटिन्यूस लो पिच साउंड रहता है, कोर्स साउंड रहता है, यानी गहरा साउंड रहेगा, और जनरली हम लोग को देखने मिलेगा मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन या फिर क्लियर्ड बाय कफिंग, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है डेट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर जनरली नॉर्मली कितना रहता है हमारा? 120/80 mm of Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसमें इस ब्लड प्रेशर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना रहता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हाईएस्ट प्रेशर कितना होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और डायस्टोलिक बीपी कितना होता है? लोवेस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। एक टर्म आता है डेट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर पोस्टूरल हाइपरटेंशन। ये क्या होता है देख लेते हैं। तो सडन ड्रॉप इन बीपी, यानी बीपी में सडन ड्रॉप देखने को मिलेगा कब? इन बीपी व्हेन पर्सन चेंजेस फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग या फिर स्टैंडिंग पोजीशन। मान लीजिए ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब ये उठकर बैठ जाएगा, ठीक है, या फिर खड़ा हो जाएगा, तो उस केस में सडन फॉल देखने को मिलेगा हमारे बीपी में। तो सिस्टोलिक बीपी में कितना होना चाहिए? फॉल्स मोर देन 20 या फिर 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अगर फॉल हो रहा है प्रेशर तो उसको हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। और पोस्टूरल हाइपरटेंशन क्या होगा? और डायस्टोलिक बीपी में कितना रहेगा? 10 mm ऑफ Hg से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 10 या फिर 10 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी सिस्टोलिक में कितना होना चाहिए? 20, और डायस्टोलिक में कितना चाहिए? 10, ओके। ये था हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।
अब एक टर्म आता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर देख लेते हैं क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है हमारा पल्स प्रेशर, ठीक है। तो ये जनरली कितना होता है, नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होगा 40 mm/Hg, यानी 120 में से अगर 80 घटा देंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 40 mm/Hg आएगा, ठीक है। अब जो बीपी के नापने समय जो साउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोटकोप साउंड। क्या बोलते हैं, कोरोटकोप साउंड। तो साउंड कम्स वाइल मेजरिंग बीपी, अगर बीपी के नापते समय अगर जो हमारा साउंड आता है, जो स्टेथोस्कोप से हम लोग नापते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोटकोप साउंड। कोरोटकोप साउंड के 5 फेज होते हैं, और फेज 1 में हम लोग सिस्टोलिक बीपी नापते हैं, और फेज 5 में हम लोग डायस्टोलिक बीपी को हम लोग मेज़र करते हैं। और बीपी नापने से आधा घंटा पहले कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, या फिर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग 30 मिनट्स बिफोर टेकिंग बीपी, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ बीपी या फिर हाइपरटेंशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे नॉर्मल क्लासिफिकेशन, एक तरफ है सिस्टोलिक बीपी और एक तरफ है डायस्टोलिक बीपी। तो नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है, लेस देन 120 mm/Hg, या फिर लेस देन डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए। एलिवेटेड जो होता है वो कितना होना चाहिए, 120 से 129 या फिर 80, लेस देन 180, ठीक है। डायस्टोलिक में क्या होगा, स्टेज 1 में क्या होगा 130 to 139, और डायस्टोलिक में ये था, सिस्टोलिक में कितना होना चाहिए रेंज 130 to 139 mm/Hg, और डायस्टोलिक में कितना होना चाहिए 80 to 89, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा 140 से ज़्यादा होगा, और इसमें 90 से ज़्यादा होगा, ओके। और हाइपरटेंशन क्राइसिस में जनरली सिस्टोलिक में 180 से ज़्यादा होगा, और डायस्टोलिक में 120 से ज़्यादा होगा, ठीक है। आता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये हम लोग देख लेते हैं एवरेज प्रेशर इन आर्टरीज। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, तो एवरेज प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एवरेज प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर अब हम लोग देख लेते हैं। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, एवरेज प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MAP इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर बाई 3। यहाँ पे 2 नहीं होगा 3 होगा, ओके, ये मेरा मिस्टेक है, बाई 3 होता है, ठीक है। नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है 70 to 100 mm/Hg, ठीक है। अब अगर टाइट कफ रहेगा, ठीक है, टाइट कफ रहता है तो उस केस में फॉल्स हाइपरटेंशन, यानी कुछ ज़्यादा ही बीपी रीड हो जाता है, और अगर लूज रहेगा तो बहुत कम बीपी दिखाने का चांसेस रहते हैं। एक आता है कफ रेशियो। इसमें क्या क्या पूछता है, लेंथ टू विड्थ। अगर लेंथ तो विड्थ रेशियो कितना होना चाहिए 2:1, ये नॉर्सेट का PYQ है, ओके। और 80 to 40 रूल क्या है, कफ ब्लैडर लेंथ कितना चाहिए 80% होना चाहिए, और कफ ब्लैडर का विड्थ कितना होना चाहिए 40% होना चाहिए।